सुप्रभात। मैं सुमन शर्मा, हिंदी प्राध्यापिका आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूँ आरोह भाग 1 से अवतार सिंह संधोपाश की कविता की व्याख्या लेकर, जिसका नाम है सबसे खतरनाक। तो सर्वप्रथम पाश जी का जीवन परिचय। पाश अवतार सिंह संधू जी का उपनाम है। आपका जन्म 1950 में जालंधर में हुआ। इन्होंने हेमज्योति एंटी 47 पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लोहकथा, उड़दे बाजा मगर, खाडे समिया बिच लड़नगे साथी, खिलरे होए वर्के। इनके काव्य संग्रह हैं हम लड़ेंगे साथी, समय, ओ भाई समय, पाश की कविताएं, बीच का रास्ता नहीं होता। 1988 में आतंकवादियों के हाथों ये अपने गांव में ही मारे गए। तो आइए अब जानते हैं सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य यानी सार। पाश की कविता सबसे खतरनाक मूलतः पंजाबी में लिखी हुई है। इसका हिंदी अनुवाद चमन लाल ने किया है। इस कविता में कवि ने पाठक का परिचय समाज में फैली उन खतरनाक स्थितियों से करवाया है जिनका मूल कारण कहीं न कहीं स्वयं मनुष्य ही है। आज सामाजिक विद्रूपताओं मतलब बुराइयों, अन्याय, अत्याचार के वातावरण में लोगों के प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। हर मनुष्य अपनी ही प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। मानव के सपने मरते जा रहे हैं। दूसरों के दुख दर्द को बांटने का समय ही मनुष्य के पास नहीं है। उसकी आंखें पथरा सी गई हैं मतलब पत्थर की तरह हो गई हैं, जो अपने सामने होते अन्याय को देखकर भी विचलित नहीं होते। मनुष्य की आत्मा में अजीब सा सन्नाटा व्याप्त हो गया है, जिस पर आतंक से पीड़ित लोगों का करुण रुदन भी कोई प्रभाव नहीं डालता। मनुष्यों का सपनों को मारकर एक बंधी हुई दिनचर्या मतलब डेली रूटीन दिनचर्या निभाना, प्रेम और मोहब्बत को भूलकर लक्ष्यहीन दोहराव में भटकते जाना खतरनाक स्थिति है। लोगों का दूसरों के साथ अन्याय होते देखना और कोई प्रतिरोध ना करना, प्रतिरोध मतलब उसका विरोध ना करना, अत्याचारों को चुपचाप सहना ही सबसे खतरनाक स्थिति है। मैं पहली वीडियो में इन पंक्तियों की व्याख्या आपको बता चुकी हूँ। इन पंक्तियों को मैं ज़रा पुनः दोहरा रही हूँ। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में पकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लो में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकालना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अगला पहरा था, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वही घड़ी होती है जो अपनी कलाई पर चलती हुई भी जो अपनी निगाहों में रुकी होती है। तो यहाँ तक की पंक्तियों की व्याख्या मैं आपको इस कविता के पहले भाग में समझा चुकी हूँ। तो आइए चलते हैं अगले अवतरण की तरफ। सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। तो देखिए यहाँ पर कवि पाश ने सामाजिक बुराइयों को चुपचाप सहमी हुई दृष्टि से देखने वाली आँख को खतरनाक माना है। कवि कहता है कि वह आँख सबसे खतरनाक है जो समाज में हो रहे प्रतिकूलता के वातावरण और अन्याय को चुपचाप संवेदन शून्य होकर उसी प्रकार देखती रहती है जैसे बर्फ जमी हुई हो। तो पहले जो पहरे हैं उनमें ये बताया है कवि ने कि कुछ स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बुरी हैं। वो कौन कौन सी थी? मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी लोभ की मुट्ठी, बैठे बिठाए पकड़े जाना, सहमी सी चुप में जकड़े जाना, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना, किसी जुगनू की लो में पड़ना यानी कि अभाव में जीना, मुट्ठियाँ भींचकर बस वक्त निकाल लेना यानी कि भाग्य के भरोसे छोड़कर कोई भी आगे उसके लिए सफलता के लिए कोई कार्य ना करना। ये सब बुरा तो है लेकिन सबसे खतरनाक स्थितियाँ नहीं थी। तो कवि पाश ने सबसे खतरनाक स्थितियाँ बताया। एक तो मुर्दा शांति से भर जाना यानी कि जब आप चलती फिरती एक लाश की तरह है, आपके मन में किसी दुखी को देखकर आपके मन में दया, करुणा, सहानुभूति
ये आपके अगर अंदर नैतिक मूल्य नहीं है तो आप उस चलती फिरती लाश की तरह हैं। तो वो स्थिति सबसे खतरनाक बताई कवि ने। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे सपनों का मर जाना। सपने देखते रहने चाहिए। यदि हमारे सपने मर जाते हैं तो हम आगे मेहनत नहीं करते, हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए, ये कवि ने पहले बताया था। तो इन पंक्तियों में एक और खतरनाक चीज़ की बात की है, वो है सबसे खतरनाक है वह आँख जो सब कुछ देखती हुई भी जमी हुई बर्फ होती है। बर्फ कैसा होता है? बिल्कुल पत्थर जमा हुआ। ठीक है। जब आपकी आंखों में किसी दूसरे के दुख को देखकर आपकी आंखों में नमी ना आए, आप दुखी ना हो, आप रो ना पड़े, ठीक है, तो उस आपकी ऐसी आंख का कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आपकी आंखों में दूसरे का दुख झलकना चाहिए। दूसरे को पीड़ा हो तो दर्द आपको होना चाहिए, आपकी आंखों से आंसू निकलने चाहिए। तो अगर आपके मन में दूसरे के लिए दया और करुणा नहीं है आपकी आंखों में, तो आपकी आंख जमी हुई बर्फ की तरह ही है। अगली पंक्तियां देखिए। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। तो यहाँ पर कवि पाश कह रहे हैं कि वह स्थिति खतरनाक है जिसमें व्यक्ति के सपने मर जाते हैं, उसकी दृष्टि दुनिया में मोहब्बत और प्रेम को देखना भूल जाती है, जिसे चारों ओर संदेह ही संदेह दिखाई देता है। वह आँख जो सब कुछ देख सकती है परंतु अपने सामने अन्याय और प्रतिकूलता को देखकर भी अंधी बन जाती है। वह सबसे खतरनाक स्थिति है जब व्यक्ति चुपचाप सब कुछ विरोध किए बिना सहन करता जाता है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है। संवेदनहीनता मतलब आपके मन में इमोशंस खत्म हो जाते हैं जब। दैनिक क्रियाकलाप मतलब रोज़मर्रा डेली रूटीन। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर केवल अपनी दिनचर्या को पूरी करती है, ऐसी ज़िंदगी सबसे खतरनाक है। आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, ठीक है, बस एक एक दिन काट रहे हैं। तो ऐसे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, वह निरर्थक है। तो दोबारा से देखिए सरल शब्दों में। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिसकी नज़रों में, जिसकी आंखों में दुनिया के लिए मोहब्बत नहीं, किसी गरीब के लिए मोहब्बत नहीं है, अपना पराया का भेदभाव है आपकी आंखों में, जात पात का भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है आपकी आंखों में, तो ऐसी आंख पत्थर के समान है, उस बर्फ़ के समान है जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर ढुलक जाती है। आप देखते हुए भी अंधे बन जाते हैं। आपके सामने कोई अन्याय हुआ, ना तो आपने उसके लिए कोई प्रयास किया उसके विरोध में, और आप एक चश्मदीद गवाह हैं, किसी अन्याय को होता हुआ देखा है आपने, लेकिन आप पुलिस के झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। ना तो आपने उस अन्याय का कोई विरोध किया, ना ही उसके खिलाफ गवाही दी। तो आप चुपचाप उसको, उस अन्याय को आपकी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। तो आपकी आंख उस जमी हुई बर्फ के समान है जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुराव के उलटफेर में खो जाती है। रोज़मर्रा, रोज़मर्रा यहाँ पर उर्दू शब्दावली के शब्द का प्रयोग किया है। रोज़मर्रा मतलब डेली रूटीन के क्रम, एक सीक्वेंस है। वही 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 हर रोज़ एक ही काम हो रहा है, एक ही काम देख रहे हो, होता हुआ देख रहे हो, हर रोज़ एक अन्याय होता हुआ देख रहे हो, एक शोषण को होता हुआ देख रहे हो। तो लेकिन आपको वही रेपिटेशन, वही दोहराव अच्छा लगता है। आप उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाना चाहते, आप चुपचाप वो देखते रहते हो। तो एक लक्ष्यहीन दोहराव, दोहराव मतलब रेपिटेशन, लक्ष्यहीन, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। एक ऐसी ज़िंदगी आप जी रही हैं जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है। तो आपकी आंखें ऐसा होता हुआ देखती हैं, तो आपकी आंख जमी हुई बर्फ़ की तरह है। तो देखिए इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को देखिए। काव्य मीन्स कविता, सौंदर्य मीन्स सुंदरता, जिसे आप शिल्प सौंदर्य भी कह सकते हैं। तो अभी जो मैंने 2 पहरे करवाए आपको, उनका काव्य सौंदर्य है
कवि ने यहाँ संवेदन शून्य, शून्य मतलब जीरो, संवेदन मतलब संवेदना नहीं है, सम जमा वेदना, वेदना मतलब दुख, आपकी आंखों में इमोशंस नहीं है, दया नहीं, करुणा नहीं, परोपकार नहीं, सहानुभूति नहीं आपकी आंखों में, किसी के लिए आंसू नहीं। तो कवि ने यहाँ संवेदन शून्य जीवन की ओर संकेत किया है, जिसमें सामाजिक बुराइयों के प्रति विरोध का कोई अंश नहीं है। दूसरा है काव्य सौंदर्य। जब मनुष्य लक्ष्यहीन होकर अन्याय को भी चुपचाप सहन कर लेता है तो ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। और इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। कहाँ पर है अनुप्रास अलंकार, जरा देखते हैं। हर हत्याकांड, ह की आवृत्ति की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बन पड़ा है। इसके अलावा प्रसाद गुण युक्त शब्दावली है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, हमारे हिंदी साहित्य में 3 गुण हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो इन पंक्तियों में प्रसाद गुण विद्यमान है। छंद मुक्त रचना है, कोई छंद नहीं है, कोई मात्राओं का कोई ऐसा कोई विधान नहीं है कि 16 मात्राएं होंगी या 11 मात्राएं होंगी या 13 होंगी, ऐसा कोई विधान नहीं है। इस वजह से छंद मुक्त रचना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है, एक फ्लो है इनकी बात में। और अभिधा शब्द शक्ति है। 3 शब्द शक्तियाँ होती है हिंदी साहित्य में, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा मतलब जो चीज़ जैसी हो उसको एज इट इज़ कहना, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल यथार्थ कहना, वो होता है अभिधा। तो यहाँ पर है अभिधा शब्द शक्ति। और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली मतलब हिंदी का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले अवतरण की तरफ। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या बताया है। कवि वर्णित कर रहा है कि चारों ओर फैले आतंक के वातावरण में जब हत्याकांड की घटनाएं होती हैं, घर आंगन उन हत्याकांडों के कारण सुनसान हो जाते हैं, पर फिर भी जो चांद जो आसमान में निकलकर उन वीरान स्थानों पर भी रोशनी बिखेरता है, वह सबसे खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक वह स्थिति है कि कुछ लोग उस चांद की चांदनी का आनंद लेते हैं। वह उन लोगों की आंखों में मिर्चों की तरह नहीं लगता, अपितु वह तो उन्हें खुशी देता है। यहाँ कवि प्रतीकात्मक शब्दावली के माध्यम से बताता है कि आज जब आतंकी गतिविधियों के कारण लाखों लोग हत्याकांडों की बलि चढ़ जाते हैं, तो अन्य लोग उनके गम में शरीक होने की बजाय अपनी खुशियों में मग्न रहते हैं। जिनके घर के सदस्य मृत्यु की गोद में सो जाते हैं, जिनके घर वीरान हो जाते हैं, उनके दुखों को बांटने की अपेक्षा लोग अपनी खुशियों में लीन रहते हैं, मस्त रहते हैं। ये आतंकी गतिविधियाँ, ये प्रतिकूलताएं उन लोगों को कोई दुख नहीं पहुंचाती। यही स्थिति सबसे खतरनाक है। तो दोबारा से इसे सरल शब्दों में समझते हैं। सबसे खतरनाक वह चांद होता है। देखिए, चांद प्रतीक है खुशियों का, और चांदनी रात खुशियों का, ठीक है, चांदनी रात भी खुशियों का प्रतीक है, जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। तो देखिए, चांद तो हर रोज निकलता है और पूर्णमासी वाले दिन तो पूरा चांद निकलता है। तो चांद प्रतीक है खुशियों का, प्रकाश का। तो वो चांद सबसे खतरनाक होता है। यानी कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई, किसी के घर कोई मिसहैपनिंग हुई है, कोई दुर्घटना हो गई है या किसी की मौत हो गई है, तो और आपके घर में कोई ऐसा खुशी का मौका आया है, कोई शादी है, विवाह है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है, तो कुछ भी खुशी हो सकती है, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप परवाह ना करते बगैर आप उनके गम में शरीक होने की बजाय आप सोचते हैं, अरे उनके घर में है रोने धोने का माहौल, तो हम अपने घर में ऐसा क्यों करें। तो जिस समय आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं कि आपको अपनी खुशी
में ही खुशी मिलती है, दूसरे के गम से आपको कोई मतलब नहीं। आप अपने आप से ही जब सरोकार रखते हैं तो ऐसी स्थिति सबसे बुरी होती है। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं जिनको दूसरों के साथ कोई सहानुभूति नहीं, दूसरों के गम में कोई सहानुभूति नहीं। ठीक है, तो वह पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। वो चांद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह गड़ना चाहिए, यानी कि आपको भी दुख होना चाहिए दूसरे के गम में, लेकिन आप क्या करते हैं, अपनी खुशी में मग्न रहते हैं, अपने नृत्य में, अपने गाने में मग्न रहते हैं। तो देखिए जरा इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद ह की आवृत्ति की वजह से अनुप्रास अलंकार बन पड़ा है, और आपकी आंखों की आवृत्ति की वजह से भी दोबारा से अनुप्रास अलंकार बन पड़ा है। इन पंक्तियों में है शब्द पद 3 बार आया है, तो यहाँ पर पद मैत्री है। ये शब्द बार बार आ रहा है, इस वजह से पद मैत्री है। अभिधा शब्द शक्ति है, छंद मुक्त रचना है, प्रसाद गुण है, भाषा सरल सहज और प्रवाहमयी है, और सबसे खतरनाक उन लोगों को बताया गया है जो अपनी ही खुशी में मग्न रहते हैं, जिनको दूसरों के गम से कोई सरोकार नहीं होता। तो अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर। तो कवि पाश का मानना है कि वह गीत खतरनाक है जिसे लोगों तक पहुंचने के लिए मरसिए पढ़ने पड़ते हैं, अर्थात जो लोगों की लाशों के करुण रुदन से उठता है। इसे सुनकर भी लोगों के मन में विरोध की अग्नि नहीं सुलगती। वह स्थिति खतरनाक है जिसमें आतंक से पीड़ित लोगों के दरवाजे पर करुण रुदन का गीत गुंडे की भांति अकड़ता रहता है, परंतु लोगों का खून नहीं खोलता, उनके संकल्प नहीं जागते, वे इस करुण रुदन के गीत को दबाने के लिए नहीं उठते। तो दोबारा से सरल शब्दों में समझते हैं इसे। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसी पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर। तो यहाँ पर यानी कि आपके घर में कोई लेडी संगीत चल रहा है, कोई डीजे पार्टी चल रही है आपके घर में, लेकिन साथ वाले घर में या पड़ोस में कहीं पर कोई मौत हो गई है, वहाँ पर रोना धोना चल रहा है, करुण रुदन सुन रहा है, तो उस करुण रुदन को चीरते हुए आपके कानों तक आपका वो डीजे का संगीत, वो लेडी संगीत, वो मधुर संगीत आपके कानों तक पड़ता है। तो ऐसे गीत को सबसे खतरनाक बताया गया है। मरसे का अर्थ होता है किसी की मौत पर, किसी की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। तो आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर, तो ये जो लोगों के दरवाजे पर करुण रुदन का गीत गुंडे की भांति अकड़ता रहता है। वो जो जिसके घर में वो मिसहैपनिंग हुई है, वो दुर्घटना हुई है, उसके दरवाजे पर वो करुण रुदन जाने का नाम नहीं ले रहा है, गुंडे की भांति अकड़ कर खड़ा रहता है, और आप एक पड़ोसी होने के नाते उसे उनके दुख को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करते, उनके दुख में शरीक नहीं होते। तो ये स्थिति सबसे खतरनाक होती है। तो आइए इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो सबसे खतरनाक किसे बताया है? उन गीतों को जो दूसरों के करुण रुदन में शरीक नहीं होते। करुण रस विद्यमान है, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर विद्यमान है? देखिए, आपके कानों आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर। तो देखिए इसे अलग देखते हैं। दरवाज़ों उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ज के नीचे एक नुक्ता है, वहाँ पर उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिसे हम विदेशज शब्द भी कह सकते हैं। है कि आवृत्ति की वजह से यहाँ पर पदमैत्री है, प्रसाद गुण है, प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। शब्द योजना एकदम सटीक और सार्थक है। भाषा सरल सहज एवं प्रवाहमयी है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद का 1-2 पैरा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, मैं इन पंक्तियों के साथ आज की इस वीडियो का समापन करना चाहूँगी।
हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, अपनी निगाहों में रखो। धन्यवाद।